कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जानकर आप हैरान रह जाएंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि महिला डॉक्टर की प्राइवेट पार्ट से 1.51 मिलीग्राम विस्कस फ्लूग यानी जिसको हिंदी में बोले तो चिपचिपा पदार्थ जो कि मोस्ट प्रोबेबली सीमन ही हो सकता है, वो मिला है। जिससे इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि सेमिनार हॉल में उस रात एक नहीं बल्कि कई सारे लोग थे और सभी लोगों ने महिला डॉक्टर के साथ रेप किया था। यूं कहें कि ये केस एक बार फिर दिल्ली की निर्भया केस की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इतना ज्यादा सीमन एक व्यक्ति इजैकुलेट नहीं कर सकता है। आमतौर पर एक व्यक्ति एक बार में 10 से 15 मिलीग्राम सीमन ही इजैकुलेट कर सकता है। अगर उसने 2-3 बार भी किया होगा तो 30 से 40 मिलीग्राम तक ही ये सीमन पहुंच सकता है, क्योंकि दूसरी और तीसरी बार में ही क्वांटिटी कम होती चली जाती है। और ये भी मुमकिन नहीं है कि किसी भी पुरुष के लिए कि वो केवल 40 मिनट के अंदर 2-3 बार इजैकुलेट कर सके। 2 बार तो हो सकता है, लेकिन 3 बार इतने कम समय में करना नामुमकिन है। इस तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इन तमाम बातों से ये बात साफ हो जाता है कि इस केस में केवल संजय रॉय ही आरोपी नहीं हो सकता, बल्कि सीमन की क्वांटिटी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मामले में आधा दर्जन के आसपास लोग हो सकते हैं। और यही कारण है कि उस रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज की 3rd फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में 9 अगस्त की रात को 3 से 4 बजे के आसपास महिला डॉक्टर को आसानी से कंट्रोल किया गया और घटना को अंजाम दिया गया। इतना जानने के बाद अब आइए आपको इस घटना से जुड़ी एक के बाद एक कई सारी चौंका देने वाली बातें बताता हूँ। ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो फिर इस घटना से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं शुरू से लेकर अब तक आप पूरी तरीके से 1 बाय 1 हर चीज को जान पाएंगे, क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल में कवर किया है और इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत से शुरू करते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि वो महिला डॉक्टर जिसके साथ घटना को अंजाम दिया गया वो कोलकाता ही में हॉस्पिटल से थोड़ी ही दूर पर अपने माँ बाप के साथ रहती थी और डेली वो अप डाउन किया करती थी। उसके पास अपनी कार भी थी। लेकिन जिस रोज 8 और 9 अगस्त की रात को यह घटना हुई, उस रोज वो 36 घंटे की ड्यूटी पर थी। इस कंडीशन में उस महिला डॉक्टर को एक दिन और एक रात और फिर एक दिन ड्यूटी करके अपने घर वापस लौटना था। ये तो रही ड्यूटी के बाद। अब जहां तक बात यह है कि क्या वो डॉक्टर थी या जूनियर डॉक्टर थी, इसको लेकर भी कई गलत खबरें फैली हुई हैं। जबकि सच ये है कि वो महिला डॉक्टर MBBS पास कर चुकी थी, जो कि एक बैचलर की डिग्री होती है। उसके 2 साल बाद PG भी क्रॉस कर चुकी थी और उसके बाद 3 साल के लिए रेजिडेंसी का पीरियड शुरू होता है, जहां डॉक्टर हॉस्पिटल में रहकर वो तमाम चीजें सीखते हैं। यानी डॉक्टरों को हॉस्पिटल में रहना होता है और ये डॉक्टर उसी मरहले में थी और ये 2nd ईयर के डॉक्टर थी। यानी यूं कहें कि रेजिडेंसी का इसका 2रा साल चल रहा था और 1 साल पूरा होने के बाद वो मुकम्मल डॉक्टर बन जाती और उसके नाम से पहले जो लर्निंग का शब्द लगा हुआ था वो हट गया था। तब अगर आप चाहें तो इसको डॉक्टर कहें, जूनियर डॉक्टर कहें, जो भी आप कहना चाहें कह सकते। अब एक्चुअली वो रेजिडेंसी पीरियड में थी, लेकिन क्योंकि वो उसके माँ बाप पास में रहते थे इसलिए वो अपने माँ बाप के साथ ही रहती थी और वो अपने घर आया जाया करती थी। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो 36 घंटे की ड्यूटी पर थी तो उसको हॉस्पिटल में ही सोना था और वही खाना पीना था। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि 8 अगस्त की रात 11 बजे वो लड़की अपने घर वालों से बातचीत करती है फोन पर और उसी रात ओलंपिक गेम भी चल रहा था। आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा हर तरफ छाए हुए थे, तो उसके दूसरे डॉक्टर जो कलीग थे वो मैच देख रहे थे। इसी तरह रात में 2 बजे का समय हो जाता है जब वो अपने डॉक्टर साथियों के साथ डिनर करती है रात के 2 बजे। क्योंकि वो रेजिडेंसी में 1 साल सीनियर थी तो इसलिए उसके जो जूनियर थे, बहुत सारे डॉक्टर थे, वो बहुत सारी चीजें संभाल लेता है और अपने सीनियर को ऐसी हालत में बुलाते हैं जब वो हैंडल नहीं कर पाते हैं किसी पेशेंट को, उस कंडीशन में अपने सीनियर को बुलाते हैं। तो ये भी एक तरीके से फर्स्ट ईयर वालों की सीनियर थी, इसलिए जूनियर डॉक्टर्स अपने सीनियर को आराम करने का भी मौका दे देता है। और इसी कड़ी में ये महिला डॉक्टर हॉस्पिटल की 3री मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में जाकर आराम करने लगी। ये यूं कहें कि वो सोने चली जाती। इस बीच अब उधर दूसरा सीन शुरू हो जाता है और वो ये है कि जो आरोपी है जिसका नाम संजय रॉय है, जो कि कोलकाता पुलिस में वॉलंटियर के तौर पर काम करता था और उसको करीब 12,000 रुपए के आसपास सरकारी तनख्वाह भी मिलती थी, लेकिन शायद उससे उसका काम नहीं चल पाता था। तो पुलिस चौकी के पास में ही सरकारी हॉस्पिटल होने का वो फायदा भी उठाने जा रहा था और एक तरीके से उमान दलाली का काम कर रहा था। यानी यूं कहें कि मरीजों को बेड दिलवाना, पैसे लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कराना मरीजों को, वगैरह वगैरह, इस जैसे वो काम करता था। यही सब वो काम करता था, इसी से पैसा कमाता था। तो इसी कड़ी में संजय रॉय 8 अगस्त को भी हॉस्पिटल में दाखिल होता है और एक मरीज का वो हालचाल जानता है, जो एक मरीज जिससे वो पैसे लेकर के उसने एडमिट करवा रखा था।
जिस समय संजय रॉय हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था वो रात के करीब 11 बजे के आसपास का समय था। इसी तरह आधे घंटे के बाद करीब करीब 11:30 बजे वो उस मरीज को देख दाग कर मिल करके उससे हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। संजय रॉय ने उससे पहले एक और भी मरीज को एडमिट करवा रखा था और इस दूसरे मरीज का 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन होना था। तो इस ऑपरेशन से पहले की वो तैयारी की नहीं एक बार फिर हॉस्पिटल में दाखिल होता है। अब की बार रात के करीब करीब 1 बजे थे वो इस मरीज के घर वालों से मिलता है और इस मरीज के एक केयर टेकर को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल के पिछले हिस्से में वहां चला जाता है और यहाँ जाकर के खुद संजय रॉय और उसका एक तीमारदार ये दोनों शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद 2 बजे संजय रॉय मरीज के उस तीमारदार को अपने घर भेज देता है और खुद दोबारा हॉस्पिटल में वापस आ जाता है। दरअसल वो हमेशा हॉस्पिटल में आया जाया करता था और वो किसी हद तक पुलिस से भी जुड़ा हुआ था, तो इसलिए हॉस्पिटल के लोग भी एक तरीके से उसको हॉस्पिटल का ही एक आदमी समझने लगे थे। इसका वो फायदा उठाकर वो कहीं भी हॉस्पिटल के किसी भी कोने में आया जाया करता था और किसी को इस पर कोई आपत्ति भी नहीं होती थी क्योंकि वो अक्सर वो हॉस्पिटल में आया जाया करता था। मैंने कदम कहने की मुदरारी करता था। बस उस रात भी वो इसी तरह शराब के नशे में हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर चला जाता है जहाँ जूनियर डॉक्टर सो रही थी। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या वो इस महिला डॉक्टर को पहले से जानता था या उसे कोई दुश्मनी थी, उसे कोई किसी तरह का कोई मामला था और कई दिनों से वो मौके की तलाश में था। बहरहाल अभी इसका खुलासा होना बाकी है, लेकिन आखिरकार अब तक की मिली जानकारी के अनुसार जब वो उस सेमिनार हॉल में जाता है और अकेली लड़की को देखता है तो ये देखकर इस शख्स की नीयत खराब हो जाती है। अब रात का सन्नाटा था, अकेली लड़की देखने में भी बहुत खूबसूरत थी, तो इस खूबसूरत सी लड़की को देखकर संजय की नीयत जब खराब होती है तो इसके बाद वो इस पूरे घटना को अंजाम देता है और वो सेमिनार हॉल से घटना को अंजाम देने के बाद बाहर निकल जाता है। दोस्तों हम यहाँ अभी केवल संजय का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें अभी तक संजय के अलावा किसी और की शामिल होने की पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, कहीं भी अभी भी नहीं है। तो इसीलिए अभी तक प्राइम एक्यूज केवल संजय राय ही है, तो इसीलिए संजय ही लाइमलाइट में है और उसी के बारे में चर्चा की जा रही। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में सीमेन की जो क्वांटिटी मिली है वो इतनी ज्यादा मिली है कि एक आदमी इतना इजाकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि अभी तक किसी और के आरोपी का नाम सामने नहीं आया है तो इसीलिए हम इसके बारे में अभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो संजय रॉय ने ये सब कुछ लगभग 30 से 40 मिनट के बीच में ये तमाम चीजें की, इस पूरे घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देने के बाद सुबह 4:35 पर वो दरिंदा उस हॉल से बाहर चला गया। इस तरह वो घटना के बाद वही पुलिस की बैरक में जाकर के सो जाता है। उधर जब सुबह होती है तो इस महिला डॉक्टर के 1 साल सीनियर यानी यूं कहें कि 3rd ईयर रेजिडेंट डॉक्टर ने एक इंटरव्यू में ये बात बताई है। उसने बताया कि जब मैंने जाकर के देखा तो बॉडी के नीचे वाले हिस्से पर इस महिला के कपड़ा नहीं था, जबकि ऊपर वाले हिस्से पर कपड़ा था, कमीज पहनी हुई थी और शरीर का अक्सर हिस्सा जख्मी था। जब भी खबर सामने आती है कि फला जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी हुई है, ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, सन्न रह जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जब इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को इसके बारे में जानकारी मिलती है तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई उसके बाद, और ऐसा माना जा रहा है कि इसी मीटिंग में ये बात तय की गई थी कि इस पूरे केस को सुसाइड कर दिया जाना। शायद यही कारण रहा होगा कि पुलिस को भी काफी देर के बाद सूचना दी गई थी। बहरहाल सुबह के 11 बजे हॉस्पिटल से लड़की के घर वालों को फोन जाता है और कहा जाता है कि आपकी लड़की बहुत ज्यादा बीमार है, आप लोग एक काम करिए, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। अब इतना सुनने के बाद में घर वालों को लगता है कि अभी तो राखी में तो बातचीत हुई थी और इतनी भी जल्दी ऐसा कैसे हो गया कि उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। इसलिए उन्हें लगता है कि शायद कोई गलतफहमी हो गई हो, किसी ने गलती ऐसे कॉल कर दिया होगा। ये सोच करके वो लोग इसी नंबर पर जिससे कॉल आई थी उस पर कॉल बैक करते हैं और करीब 15 मिनट तक कोई भी उनका फोन भी नहीं रिसीव करता है। लेकिन जब 15 मिनट के बाद हॉस्पिटल का फोन रिसीव होता है तो अब कहा जाता है कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनकर लड़की के माँ बाप बिल्कुल सन्न रह जाते हैं और अपने अड़ोस पड़ोस के कुछ लोगों को साथ लेकर करीब 1 बजे के आसपास वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद यहाँ लड़की की लाश को उनके घर वालों को देखने नहीं दिया जाता, ऐसा लड़की की माँ ने आरोप लगाया। जब लड़की की माँ बहुत ज्यादा विरोध करती है, उसके घर वाले विरोध करते हैं, तो 3 घंटे के बाद करीब 4 बजे के आसपास घर वालों को लाश दिखाई जाती। जब लड़की के पिता लाश को देखने जाते हैं तो फोटो क्लिक करते हैं और वो ये बात पाते हैं कि लड़की की दोनों टांगे राइट अंदर से पूरी तरीके से ऐसी चौड़ाई में से खुली हुई थी और उसका जो पहले गर्दन है वो टूटा हुआ था। उसको हिंदी में कमरधनी आप कह सकते हैं, जो हड्डी प्रेगनेंसी के दौरान तो होती है, बच्ची को रोकती है, वो काफी मजबूत मानी जाती है, तभी तो एक बच्ची को 9 महीने तक वो रोके रखती है, उसको तोड़ दिया गया। इसी ऐसा माना जा रहा है कि केवल की एक आदमी का काम नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि लड़की ने रोका नहीं होगा, विरोध नहीं किया होगा।
इसके अलावा लड़की ने चश्मा पहन रखा था, उसका शीशा भी टूटा हुआ था, इसकी वजह से उसकी आंख भी जख्मी हो गई थी, जिसके अलग अलग हिस्से से खून आ रहा था। तभी ये तस्वीर देखकर हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया कि ये सुसाइड नहीं हो सकता। इसके बाद डॉक्टर्स एक दूसरे के हॉस्पिटल के डॉक्टरों को फोन करने लगे, मैसेजेस करने लगे और बताया कि आरजी मेडिकल कॉलेज में ऐसा ऐसा हो गया है और यहाँ का लोग इसको सुसाइड केस बताकर मामले में दबा रहे हैं। यहाँ तक कि केस बनाने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो जब सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जमा हुए और आसपास के हॉस्पिटल्स के लोग भी आ गए, डॉक्टर्स भी आ गए, तब जाकर के पोस्टमार्टम के लिए रेडी हुए। यहाँ पर एक जोड़ और भी किया गया कि पोस्टमार्टम किसी दूसरे हॉस्पिटल में करवाने की बजाय जिस हॉस्पिटल में पूरा घटना हुआ था उसी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया गया, जबकि टेक्निकली ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप देखिए कि टेक्निकली इस हॉस्पिटल में ये घटना हुई तो किसी और में करना चाहिए था, क्योंकि इससे फिर पोस्टमार्टम की चांस नहीं था। फिर भी इसी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया गया। लेकिन खास बात ये थी कि वीडियोग्राफी के साथ ही पूरा पोस्टमार्टम हुआ, तो इसीलिए पोस्टमार्टम में एक्यूरेसी नहीं, गड़बड़ी का चांस नहीं मिला। बहरहाल एक तरफ पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई और दूसरी तरफ कई सारे हॉस्पिटल्स के जूनियर डॉक्टर्स हॉस्पिटल के सामने धरने पर बैठ गए और प्रिंसिपल का इस्तीफा और सीबीआई इंक्वायरी की मांग करने लगी। और ये 10 अगस्त की बात है। तब तक ये पूरा मामला बिल्कुल लोकल सतह पर था। लोकल यूं कहे तो पूरी बंगाल में भी नहीं था, केवल उस आसपास के इलाके में था। इस तरह 10 अगस्त को पूरा दिन धरने पर बैठने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके अगले दिन 11 अगस्त को खबर आती है कि एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसका नाम संजय रॉय है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में आने की बात कही और बताया कि संजय रॉय जब दाखिल हुआ था हॉस्पिटल में तो उसके कान में ब्लूटूथ था, जिससे लोग गाना वाना सुनते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकला तो वो ब्लूटूथ उसके कान में नहीं था। उसके बाद पुलिस ने संजय को बैरक से जाकर के हिरासत में ले लिया। जबकि कुछ और लोग भी सीसीटीवी में नजर आए, लेकिन अब तक उनका कोई भी अता पता नहीं है। इस बीच जब पुलिस संजय को पकड़ने जाती है तो संजय ने कपड़ा वगैरह सब कुछ चेंज कर लिया था, लेकिन उसकी जूती पर खून का एक धब्बा बाकी रह गया था, जिससे पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस जूता अपने कंट्रोल में ले लेती है और इस बीच पुलिस को जो ब्लूटूथ सेमिनार हॉल में मिला था उसको हॉस्पिटल के लोगों के मोबाइल से कनेक्ट करवाती है, ये पुलिस करती है। लेकिन किसी से वो ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पाता, जबकि संजय के मोबाइल से कनेक्ट कर जाता है। ये सारी कहानी पुलिस ने बताई, ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, ये पुलिस ने पूरी कहानी बताई। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स धरने पर बने रहते हैं। इतने में 12 अगस्त को एक और खबर सामने आती है कि संजय रॉय को हाईकोर्ट में पेश किया गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और वो कह रहा है कि मुझे फांसी दे दो। ये सुनकर सभी डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कौन सी कहानी चल रही है कि एक तरफ इस लड़की के जिस्म पर कई सारी चोटें हैं, यहाँ तक कि उसका पहले गर्दन तक टूटा हुआ है और उसकी मौत भी हो चुकी है, और दूसरी तरफ एक दूसरे व्यक्ति को जिसको पुलिस ने पकड़ा है वो पूरी तरीके से सेफ है, उसको कहीं भी कोई चोट नहीं आई है, जबकि अभी जस्ट घटना हुई है और वो अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है। भला ये कैसे हो सकता है? लगता है इस मामले में जरूर कोई झोल है और बड़ा झोल है। और जहां तक संजय रॉय के बारे में कहा गया कि उसने 4 शादियां की थी और 3 बीवियां उसको छोड़ करके चली गई, और जहां तक उसकी चौथी बीवी का सवाल है तो उस चौथी बीवी को कैंसर हो गया था, उसका निधन हो गया उसकी वजह से। उसके अलावा संजय पर पहले ही से कई सारे क्राइम के आरोप हैं। तो फिर सवाल ये है कि ऐसे व्यक्ति को पुलिस विभाग में वॉलंटियर के तौर पर रखा ही क्यों गया था? ये भी एक सवाल पूछा जाने लगा। और उसके साथ डॉक्टर्स लगातार सीबीआई की जांच और प्रिंसिपल की इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तभी शाम को खबर आती है कि आजगर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि ये भी मेरी बेटी की तरीके से। लेकिन तभी 8 घंटे के बाद एक और खबर आती है कि वहां से थोड़ी दूर पर एक दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल उन्हें बना दिया जाता है और उस कॉलेज का नाम होता है कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज। लेकिन तभी कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स इस प्रिंसिपल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि हम इस प्रिंसिपल को अपने कॉलेज में घुसने नहीं देंगे। और ऐसा ही होता है, उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। लोगों का कहना था कि जब इस प्रिंसिपल ने खुद से इस्तीफा दिया है तो इसको इतनी भी क्या जल्दी है कि दूसरे कॉलेज में इसको प्रिंसिपल बनाया जा रहा है, इस केस को हल खत्म होने क्यों नहीं दिया जा रहा? तभी इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट में 5 के आसपास याचिकाएं लग जाती हैं। उसमें से एक याचिका इस लड़की के पेरेंट्स की तरफ से भी लगाई गई थी। तो हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्यों इस घटना के 3 घंटे के बाद इसके पेरेंट्स को लड़की को देखने को दिया गया। दूसरा सवाल यह था कि जिस प्रिंसिपल ने खुद से इस्तीफा दिया है तो उसको इतनी जल्दी दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों बना दिया गया। और तीसरा सवाल था कि अभी तक प्रिंसिपल का बयान क्यों नहीं दर्ज किया गया, जबकि कई सारे दिन गुजर गए। लेकिन कोर्ट के इन सभी सवालों का जवाब सरकारी वकील के पास नहीं था और वो इसका सही जवाब नहीं दे सके। उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने इस केस को सीबीआई के हवाले करने के लिए हुक्म दे दिया और ये तारीख थी 13 अगस्त। तब तक नेशनल मीडिया में इस घटना के बारे में चर्चा होने लगी थी और धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर्स ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था।
क्योंकि तब तक बात सोशल मीडिया के माध्यम से फैल चुकी थी। इससे पहले एक घटना और पेश आई कि रिनोवेशन के नाम पर क्राइम सीन के बिल्कुल साइड वाले कमरे की मरम्मत की जाने लगी, जिसको ऐसा माना गया कि यह क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश है। बहरहाल जब इससे भी बात नहीं बनी तो इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर करने के बाद एक और लड़ना पेश आई, जब आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के सेकंड फ्लोर को हजारों लोगों ने आकर तोड़फोड़ कर दिया और पूरा सेकंड फ्लोर एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और ऐसा माना जा रहा है कि इस भीड़ का मकसद सबूतों को खत्म करना था। अब सवाल यह है कि जब घटना थर्ड फ्लोर पर हुई थी तो सेकंड फ्लोर को तो तोड़ा गया। तो इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, और वो कहानी ये है कि अंग्रेजी में तीसरी मंजिल को थर्ड फ्लोर कहा जाता है, और वो फ्लोर गिनने की जो शुरुआत होती है वो पहली मंजिल से होती है, जबकि बंगाली भाषा में फ्लोर को एक तल्ला दो तल्ला करके गिना जाता है। और यहाँ पर तल्ला गिनने की जो शुरुआत होती है वो बेसमेंट से ही हो जाती है। यानी अगर बिल्डिंग में बेसमेंट है तो अंग्रेजी में पहली मंजिल को फर्स्ट फ्लोर कहेंगे, जबकि बंगाली में बेसमेंट को एक तला मान लिया जाएगा और फर्स्ट फ्लोर को दूसरा तला माना जाएगा। इसी के चलते ऐसा माना जा रहा है कि 3 तल्ला समझ करके सेकंड फ्लोर को निशाना बनाया गया, क्योंकि शायद बताने वाले ने अंग्रेजी में थर्ड फ्लोर कहा होगा और इन लोगों ने अपनी भाषा में समझ लिया होगा और सेकंड फ्लोर को थर्ड फ्लोर समझकर यानी 3 तल्ला समझकर तोड़फोड़ करा ली। बहरहाल इस तोड़फोड़ के बाद इस मामले में भी केस दर्ज किया गया और अब तक 37 लोगों को इस तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को भी हिरासत में ले लिया गया सीबीआई द्वारा, और सीबीआई की टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। बीते दिनों सीबीआई ने उनसे कई सारे अहम सवाल पूछा है। अब आइए देख लेते हैं कि उनसे किस किस तरीके से सीबीआई ने सवाल पूछा है। एक एक करके हम आपको वो तमाम सवाल बताते हैं। तो एक सवाल तो यही था सीबीआई ने जो पूछा कि क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया, एक सवाल। दूसरा सवाल, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले में कोताही क्यों बरती, ये दूसरा सवाल। इसी तरह एक और तीसरा सवाल पूछा गया कि सेमिनार हॉल में कई लोगों के पैरों के निशानात कैसे हैं। चौथा सवाल, अगर लाश पड़ी थी तो लोग सेमिनार हॉल में क्यों दाखिल हुए। और इसके अलावा पांचवा सवाल यह था कि पुलिस को सूचना देने में इतनी देरी क्यों की गई। और जहां तक छठा सवाल था तो ये था कि इस केस को सुसाइड केस क्यों बताया गया हॉस्पिटल की तरफ से। और सातवां सवाल ये था कि हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पर तोड़फोड़ करने वाले कौन लोग थे और ये तोड़फोड़ किसके इशारे पर किए गए थे। और एक सवाल और पूछा गया, आठवां सवाल था कि आरोपी संजय राय को हॉस्पिटल में कहीं भी आने जाने की खुली आजादी क्यों थी, जबकि वो इसका हिस्सा नहीं था। ये और इस जैसे कई सारे सवालात पूछे गए। मैंने कुछ अहम सवालात आपको बताए। तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से जब ये तमाम सवालात पूछे गए तो वो भी इसका खातिर खां जवाब नहीं दे पाए। आपको थोड़ा सा संदीप घोष के बारे में जानकारी दे दें कि वो इतना ज्यादा सवालों के दायरे में आखिर क्यों है। ऐसा माना जा रहा है कि जो 7,000 लोग बीते रात करीब 11-12 बजे के आसपास जो 7,000 लोग आए थे और सेकंड फ्लोर को उन्होंने तोड़फोड़ किया था, वो सब कुछ संदीप घोष के इशारे पर किया गया था ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया जा सके। जबकि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने इसलिए तोड़फोड़ की क्योंकि डॉक्टरों ने इमरजेंसी सर्विसेज बंद कर दी थी, इसीलिए उन्होंने गुस्से में तमाम चीजें की। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो बहरहाल जांच के बाद पता चलेगा। फिर भी डॉक्टर संदीप घोष पर इसके अलावा भी कई तरह के आरोप हैं, जैसे कि उनका इस कॉलेज से 2 बार ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस ट्रांसफर को कैंसिल करवा दिया क्योंकि वो टीएमसी से लिंक रखते हैं और स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका टीएमसी में किसी जगह पर। इसके साथ ही उन पर यह भी आरोप है कि हॉस्पिटल में किसी भी तरह का कोई टेंडर हो या फिर थीसिस वगैरह का सबमिशन हो, उसके लिए 20% कमीशन इनका फिक्स हुआ करता था। वो कॉलेज में अल्कोहल प्रोवाइड करते थे, ये भी आरोप है। उनके कॉलेज के फुल प्रोफेसर ने उन पर आरोप लगाया था एक इंटरव्यू में कि वो एक माफिया की तरह काम करते हैं और उनके खुद की पर्सनल सिक्योरिटी भी थी। इस तरह टीएमसी के एक स्पोक्स पर्सन थे डॉक्टर शांतनु सिंह, पूरा 10 सभा के मेंबर भी रह चुका है। उन्होंने खुद भी आर्टिकल मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई हासिल की थी। एक बार शांतनु सिंह ने एक बार कहा था कि संदीप घोष की अगुवाई में आर्टिकल मेडिकल कॉलेज में बहुत ज्यादा करप्शन चल रहा है। इसके बाद शांतनु सिंह को नेशनल स्पोक्स पर्सन के पद से टीएमसी ने हटा दिया था। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि संदीप घोष का टीएमसी में कितना बड़ा रसूख है। ऐसा प्रोफाइल बताया जा रहा है संदीप घोष का, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि संदीप घोष अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस मामले को कंट्रोल करना चाहते थे। इसीलिए सीबीआई की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही। सीबीआई की टीम ने इस पूरी घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया है और ये पाया है कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई है, टेम्परिंग हुई है। सीबीआई के सूत्रों ने यह भी बताया कि सेमिनार हॉल में कई लोगों के पैरों के निशानात पाए गए हैं।
इससे पहले सीबीआई की टीमें करीब करीब 10 से अधिक बार हॉस्पिटल का दौरा कर चुकी हैं, उस पूरे क्राइम सीन का मुआयना कर चुकी है और सेमिनार हॉल से कई सारे सबूत ढूंढ ली जा चुकी है इकट्ठा करके। क्राइम सीन की 2 बार 3D लेजर स्क्रीनिंग भी की जा चुकी है और घटना स्थल से इकट्ठा किए गए अंश को डीएनए टेस्ट के लिए भी भेजा जा चुका है और अभी तक डीएनए की रिपोर्ट का इंतजार है। इसके अलावा मुलजिम संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया गया है और अब इसकी पॉलीग्राफिक टेस्ट की भी तैयारी की जा रही है। और अभी जबकि हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान लेते हुए बीते दिनों इस घटना पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है और डॉक्टरों की सिक्योरिटी के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम और भी घटना को नहीं होने देंगे। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर से डॉक्टर की तस्वीर और नाम हटाने का भी आदेश जारी कर दिया है। तो ये सभी कुछ अब तक की अपडेट्स थी जो हमने आप तक बहुत डिटेल में पहुंचाने की कोशिश की एक एक करके। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो इसके लिए हम अगली वीडियो में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने ओवरऑल आपको पूरा केस समझा दिया, कैसे कैसे क्या क्या हैपनिंग हुई थी। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर चाहे तो उसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक सच्चाई पहुंचे। और अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इस फेसबुक पेज पर हर तरह की कॉम्प्रहेंसिव स्टोरीज आपको बनाकर देते रहते हैं। फॉलो कर लीजिए।